नमस्कार सभी को। एग्जाम हेल्प के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साइंस सेकंड ग्रेड के लिए और लैब असिस्टेंट के लिए जो अपनी एमसीक्यू क्लासेस का एक एपिसोड चल रहा है, उस एपिसोड के अंतर्गत अपन ने रसायन विज्ञान में केमिस्ट्री के दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल। आज अपन एमसीक्यू बुक का एक तीसरा चैप्टर जो है स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग यानी कि रासायनिक आबंधन। सेकंड ग्रेड सिलेबस के अनुसार देखें तो इस केमिकल बॉन्डिंग में अपन रासायनिक आबंधन यानी कि केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दोनों टॉपिक्स को एक साथ लेंगे और इनके जितने संभावित क्वेश्चंस बन सकते हैं, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनकी व्याख्या लेंगे अपन साथ में, और उन पर और आधारित क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं उन पर भी अपनी चर्चा रहने वाली है। तो अपन जो है वो एग्जाम हेल्प की रसायन विज्ञान की जो एमसीक्यू बुक है केमिस्ट्री की, उस बुक का अपने सॉल्यूशन ले रहे हैं। इस बुक में सबसे अच्छी विशेषता यह है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ में व्याख्या भी दे रखी है, और उस व्याख्या के अंदर हमने एनसीईआरटी को जो है सारगर्भित रूप में लिखा हुआ है, ताकि अगर एनसीईआरटी से सीधा कोई क्वेश्चन बनता है तो वो क्वेश्चन आपका गलत ना हो, आपको बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर उसका वहां पे मिल सके। अभी नीट का एग्जाम हुआ है, उसमें पूरा पेपर एनसीईआरटी से आया है। उस पेपर को उठा करके आप देख लीजिए जो टॉपिक्स हमारे सिलेबस में हैं, और इस बुक को मैच कर लीजिए, आपको अपना पता चल जाएगा कि ये बुक कितनी कारगर साबित हो रही है राजस्थान के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबके पास ये बुक होगी। आपको कुछ नहीं करना, बस बुक खोल करके बैठना है। यहाँ क्वेश्चन आपके सामने एक्सप्लेन किया जाएगा, उसकी व्याख्या बुक में भी दे रखी है और उसको यहाँ एक्सप्लेन भी किया जाएगा। तो आप उस बुक को देखें और उसका सोल्यूशन जो है स्टार्ट करें। ये जो बुक है, ये बुक लगभग 42 परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को समाहित किए हुए है जो आरपीएससी ने करवाए हैं। उनके 42 परीक्षाओं के लगभग 2500 प्रश्नों का एक संकलन है, और हर संकलन के अंदर व्याख्या दे रखी है और एनसीईआरटी को सारगर्भित रूप में लिख रखा है। अगर आपको ये बुक प्राप्त करनी है तो आप इस बुक में जो ये चैनल है, इस चैनल के थ्रू हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर संपर्क करके इस बुक को जो है बाय पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी बुक स्टोर पे आपको उपलब्ध नहीं होगी। इस बुक के अलावा और भी बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के जो है बुकलेट्स भी है, कॉम्बो फॉर्म में भी है, एमसीक्यू बुक्स भी है। इनको आप जो है ये जो नीचे एक चैनल दे रखा है, इस चैनल के थ्रू आप इस नंबर पे संपर्क करके इनको प्राप्त कर सकते हैं। अपन जिस बुक का सॉल्यूशन ले रहे हैं वो ये बुक है, जो 42 एग्जाम्स के लगभग 2500 प्रश्नों का एक व्याख्या सहित क्या है हल आपको यहाँ पे मिलने वाला है। आज का जो अपना टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है केमिकल बॉन्डिंग। तो अगर पहले अपन चर्चा करें कि केमिकल बॉन्डिंग में हमारे एग्जाम के अंदर प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, कौन कौन से हमें जो है मुख्य रूप से तैयार करने हैं, तो केमिकल बॉन्डिंग में जो क्वेश्चन जो वास्तव में आ रहा है वो क्वेश्चन एक तो आ रहा है संकरण पे, संकरण और ज्यामिति पे प्रश्न आ रहा है। एक क्वेश्चन यहाँ से 100% एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपको जो मिल रहा है वो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी कि एमओटी से आपको मिल रहा है। तो ये मानो कि ये आपको लगभग 2 क्वेश्चंस दे करके आराम से ये आपको सोल्व करवाती है। संजय जी, भाई सेम ही गणी है। फोकस करे, फोकस करा देखो। एक क्वेश्चन जो है वो आपको एमओटी से मिलने वाला है, ठीक है। कुल मिलाकर के जो केमिकल बॉन्डिंग है ये आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे करके जाती है, बहुत ही सिंपल। ये मानो आप ग्रेजुएशन लेवल का जो है यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आता है, 11th और 12th लेवल के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अपन इस केमिकल बॉन्डिंग को स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है वो अपना ये क्वेश्चन है कि विज्ञान की शाखा जिसमें आणविक संरचना यानी कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का 3D अध्ययन करते हैं, आणविक संरचना कैसी है, उसकी लीनियर है, चतुष्फलकीय है, या आपके जो है वर्ग समतलीय है, या अष्टफलकीय है, कैसी है, या वर्ग त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय है, या त्रिकोणीय पिरामिडीय है, या वर्ग पिरामिडीय है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं त्रिविम रसायन, स्टीरियो केमिस्ट्री उसको कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा? 2 नंबर होगा, ठीक है। कार्बनिक रसायन में आपको पता है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो है उनकी रिएक्शंस है, उनके फॉर्मेशंस हैं,
उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, उन सब का अध्ययन करते हैं। अकार्बनिक रसायन में अपन जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं, जिसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, मेटलर्जी वगैरह इनको अपन सबको पढ़ते हैं। भौतिक रसायन में अपन जो है फिजिकल चेंजेस जो होते हैं, उन फिजिकल चेंजेस को ऊपर जो रिएक्शंस है, उन फिजिकल चेंजेस का जो है अपन अध्ययन कहाँ पे करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जैसे अपन कुछ चैप्टर जो है, जैसे सॉल्यूशन है आपका, इन चैप्टर्स में अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स है, सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इन सब का अध्ययन अपन कहाँ पे करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो अपना यहाँ जो है 3D स्ट्रक्चर का जो अध्ययन है वो स्टीरियो केमिस्ट्री यानी कि त्रिविम रसायन के अंतर्गत अपन यहाँ पे करते हैं। ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है कि DsP2 संकरण से संबंधित आकृति क्या होगी, है ना। तो देखो BBT के अनुसार अगर अपन देखें, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार, तो अगर किसी अणु के ऊपर लोन पेयर की संख्या 0 है ना, तो उसकी कुछ आकृतियां जो है डिसाइड की गई है। जैसे अगर संकरण है sp, तो उसकी आकृति कैसी होगी साहब, उसकी आकृति होगी रेखीय यानी कि लीनियर होगी। ठीक है, अगर संकरण है sp3 तो उसकी आकृति कैसी होगी, टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फलकीय उसकी आकृति होगी। ठीक है, और अगर उसमें संकरण है आपका DsP2 तो उसकी आकृति कैसी होगी, वर्ग समतलीय होगी, वर्ग समतलीय होगी। ठीक है, और अगर संकरण आपके पास है sp3d जो है, अगर ऐसा sp3d जो है तो आपके पास जो आकृति होगी वो आपके पास होगी आपकी इसकी त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी इसकी आपकी आकृति होगी। ठीक है, ऐसे अपने को ध्यान रखना है। और अगर संकरण है sp3d2 या d2sp3 है तो उसकी आकृति कैसी होगी साहब, ऑक्टाहेड्रल यानी कि अष्टफलकीय होगी। अब क्या होता है, इनमें जब लोन पेयर आ जाते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जब अणु पर आ जाते हैं तो इनकी ये आकृति जो है विकृत हो जाती है और फिर लोन पेयर के अकॉर्डिंग ये अलग आकृति ग्रहण कर लेते हैं। तो ये अपनी आकृति जो है ये मूलभूत आकृतियां हैं। ये कब अपन डिसाइड करते हैं, जब लोन पेयर की संख्या कितनी हो, 0 हो। ठीक है, तो DsP2 संकरण से संबंधित जो आकृति होगी वो आकृति कौन सी होगी, वर्ग समतलीय होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 नंबर इसका आंसर होगा। चतुष्फलकीय sp3 संकरण से संबंधित होती है, अष्टफलकीय D2sp3 या sp3d2 से संबंधित होती है। वर्ग पिरामिड जो है ये आपके वर्ग पिरामिड इस टाइप से होती है, इस टाइप से, ये जो है वर्ग पिरामिड आकृति है। ठीक है ना, ये आपके जो है ये अष्टफलकीय के अंतर्गत आती है, यानी कि D2sp3 संकरण के अंतर्गत ये आती है। ठीक है, तो यहां पर आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये दे रखिए इसमें कि अगर DsP2 संकरण है तो उससे संबंधित ज्यामिति कैसी होगी, वर्ग समतलीय होगी, और प्रयुक्त यहाँ पे कक्षक कौन सा होगा, वो प्रयुक्त कक्षक होगा dx2y2 होगा। ठीक है, ये देखो साथ में आपको इस टाइप से दे रखी है। अगर sp3d संकरण है तो उसमें संबंधित ज्यामिति कैसी होगी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होगी, है ना, जैसे PCl5 में होती है। आपने देखा होगा PCl5 में इस टाइप से त्रिकोणीय बाइपिरामिडल होती है, ये ऐसे इस टाइप से PCl5 आपने देखा होगा। ठीक है, इस टाइप से PCl5 में एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ जो D कक्षक काम में आता है वो dz2 कक्षक काम में आता है। ठीक है, D2sp3 या sp3d2 में संकरण से संबंधित ज्यामिति कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल यानी कि अष्टफलकीय होगी। और यहाँ जो 2 D कक्षक काम में आते हैं वो एक तो होगा dz2 और एक होगा dx2y2 होगा। तो ये एनसीईआरटी के ही डाटा है जो आपको व्याख्या में इस प्रकार बुक के साथ उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो आप अगर आपके पास ऐसे शॉर्ट में लिखे हुए हैं हर क्वेश्चन के साथ में, तो आप एग्जाम से पहले उनको अच्छी तरह रिवाइज कर सकते हैं और उनका एक अच्छा जो है रिवीजन लेकर के एग्जाम के अंदर जाकर के एक अच्छा इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ClF3 में क्लोरीन का संकरण कैसा है, ClF3 पे अभी क्वेश्चन जो है नीट 2026 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, और इस ClF3 पे अपन ने एग्जाम के अंदर अच्छी जो है एक चर्चा इस पर कर रखी है अपनी बुक के अंदर, बहुत बढ़िया इसी चर्चा अपन ने कर रखी है। तो इसमें कह रहा है कि क्लोरीन का संकरण क्या है। तो हमें अगर किसी भी अणु के अंदर संकरण निकालना हो तो अपन कैसे निकालेंगे, देखो मैं आपको एक अणु का यहाँ पे संकरण निकाल कर बताता हूं। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि जो सेंट्रल एटम है वो कौन सा है। अगर यहां देखें सेंट्रल एटम कौन सा है, सेंट्रल एटम यहाँ पे है क्लोरीन। ठीक है, क्योंकि जो कम से कम संख्या में होता है वो सेंट्रल एटम होता है। क्लोरीन है तो क्लोरीन के सबसे आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इन 7 में से 3 फ्लोरीन जो है इसके साथ ऐड हो जाएंगे। कितने फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन इसके साथ ऐड हो जाएंगे। तो ये फ्लोरीन क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन तो अपना लेंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन किसका लेंगे, क्लोरीन का लेंगे। यानी कि 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन के काम आ जाएंगे, पीछे कितने बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 3 इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या कर लेंगे, ये इसके साथ में 3 सिग्मा बंध बना लेंगे। ठीक है, अब 4 इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन पे बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन के क्या बनेंगे, 2 लोन पेयर बनेंगे। क्या बनेंगे, 2 लोन पेयर बनेंगे और 3 क्या बनेंगे, सिग्मा। तो टोटल जो है हाइब्रिडाइज्ड संकृत कक्षक कितने बनेंगे, 3 और 2 5।
और जब 5 बनते हैं तो संकरण कैसा होगा, या तो sp3d होगा या dsp3 होगा। ठीक है, तो अब देखो अगर sp3d है या dsp3 है तो आंसर क्या इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, इसका जो आंसर 3 का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब इसकी आकृति देखिए सर, इसकी आकृति कैसी होगी, तो यहां 2 लोन पेयर है, 3 सिग्मा है ना, तो ये क्लोरीन रही। ठीक है, और 3 इसमें क्या है, सिग्मा है। तो ये लोन पेयर और तीनों सिग्मा एक दूसरे को इस टाइप से एडजस्ट करेंगे कि लोन पेयर के बीच का रिपल्सन सबसे कम हो, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन भी क्या सबसे कम हो। तो इसमें जो 2 बॉन्ड पेयर तो इस टाइप से 1 से 80 डिग्री कोण पर और तीसरा बॉन्ड पेयर ऐसे डिसाइड हो जाते हैं, और जो 2 लोन पेयर है ये एक दूसरे से इस प्रकार डिसाइड हो जाते हैं, इस प्रकार से निश्चित त्रिविम में अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं। इसलिए इसकी जो आकृति हो जाती है वो आकृति हो जाती है टी शेप। कितनी हो जाती है, टी शेप हो जाती है। और यहां जो है बंद कोण जो होता है, बॉन्ड एंगल जो होता है, ये होता है एग्जैक्ट 90 डिग्री की नहीं होता, 87.6 डिग्री का ये बॉन्ड एंगल यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, और इसकी शेप कैसी होगी, टी शेप होगी। संकरण कैसा होगा, इसके अंदर sp3d संकरण होगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन से कितने लोन पेयर बनेंगे, 2 लोन पेयर बनेंगे, और जितने संकृत कक्षक होते हैं उन कक्षकों के अनुसार ही संकरण का निर्धारण किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न समझ में आया होगा, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दोनों लोन पेयर जो है ये इक्वेटोरियल कंडीशंस पे होते हैं, ताकि उनके बीच का रिपल्सन प्रतिकर्षण सबसे कम हो, और प्रतिकर्षण अगर ये प्रतिकर्षण सबसे कम होगा और ये प्रतिकर्षण सबसे कम होगा तो इनके बीच जो है अंतरक्रिया कम होगी, अंतरक्रिया कम होगी तो इनका स्थायित्व भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये इसकी व्याख्या भी हमने दे रखी है, इसकी स्ट्रक्चर भी एनसीईआरटी में इसी टाइप स्ट्रक्चर दे रखी है, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है। फिर है बंध लंबाई का आरोही क्रम क्या है ना, तो यहां आपको कुछ अणु दे रखे हैं और उन अणुओं के आधार पे आपसे जो है बंध लंबाई का क्रम पूछा है ना। तो अपन क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उनको बंध क्रम से डिसाइड करेंगे, यानी कि बंध क्रम जो होता है वो बंध लंबाई से किस प्रकार संबंधित होता है। बंध क्रम जो है वो बंध लंबाई के व्युत्क्रमणानुपाती होता है, यानी कि जिस अणु की बंध लंबाई ज्यादा होगी उसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, या ऐसा कहें कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो अपन अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो इस टाइप से निकाल देता है। बॉन्ड ऑर्डर निकाल देता है, बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक है, बंदी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बटा में क्या करना है, इसको 2 करना है। इससे अपन क्या निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास अणु है उस अणु का हमें अकॉर्डिंग टू एमओटी क्या लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। जैसे बात करें ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन के लिए अगर अपन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखे अकॉर्डिंग टू एमओटी, तो अपन क्या लिखेंगे, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px और बराबर पाई 2py। ठीक है, फिर पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py। ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे अपन, सिग्मा स्टार 2pz लिखेंगे। अब ऑक्सीजन के अंदर हमें पता है कि O2 के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 16 कैसे भरेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है, 2 12 2 14, ठीक है, फिर 15 और ये 16। ठीक है, ऐसे इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। ठीक है, तो अब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस क्या करेंगे, ठीक है, एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन करेंगे। ठीक है, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, जो बंदी आणविक कक्षक में होंगे। ठीक है, जैसे ये बंदी आणविक कक्षक है और जो इस पे स्टार लगा रखा है वो, ठीक है, वो कौन से, वो प्रतिबंधित आणविक कक्षक है। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले बॉन्डेड देखें तो कितने इसमें, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 जो है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसमें, माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, 2 2 4, फिर आपका 5 और 1 6। ठीक है, ये 6 हो गए, बटा में क्या करोगे 2, तो 10 में से 6 गए पीछे कितने बचेंगे 4, 4 बटा में 2 करोगे तो कितना आएगा 2। यानी कि जो ऑक्सीजन अणु है उसका आपके पास में जो बॉन्ड ऑर्डर होगा ये कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए, है ना। अब ये तो बात होगी किसके लिए, बॉन्ड ऑर्डर किसके लिए, O2 के लिए। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर 4 किसके लिए, ये O2 के लिए। अब अगर आपसे पूछ ले कि O2 प्लस के लिए, तो O2 प्लस के लिए अपन कैसे निकालेंगे, O2 प्लस के लिए यहां से ये जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है इसको हटा देंगे, तो फिर जो एक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 10 माइनस 5 बटा में 2, यानी कि 5 बटा 2 कितना आ जाएंगे 2.5 आ जाएंगे। ठीक है,
इसी प्रकार आपसे पूछ ले कि O2 माइनस के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। O2 माइनस के लिए अपन क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ेंगे, है ना, एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन कहां पे जुड़ेगा, वो इलेक्ट्रॉन यहां जुड़ेगा। ठीक है, तो अब की बार हो जाएंगे 10 माइनस कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे बटा 2, यानी कि 3/2, यानी कि अब की बार बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। ठीक है, एक तो इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालने का ये तरीका है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इनके बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिए। दूसरा कैसे निकाल सकते हो कि आपको यह याद रखना है कि नाइट्रोजन जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर का मान होता है 3। ठीक है, ये ट्रिक मैंने बुक में दे रखी है बकायदा। ठीक है, अब इधर से जाओगे 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक जाओगे तो 0.55 कम करते जाओ, ये हो जाएगा 2.5, 2, 1.5, 1.5 और कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार इधर आप चलोगे 13, 12, 11, 10, 9, 8, है ना, वो 0.55 कम करते जाओ, ये 2.5, ये 2, ये 1.5, ये 1, ये 0.5 और ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब देखो अगर बात करें O2 माइनस और O2 प्लस के लिए बात करें तो O2 के लिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 16, तो 16 है तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, O2 माइनस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17, 17 के लिए कितना आएगा, 1.5 आएगा। और O2 प्लस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 15, है ना, 15 के लिए कितना आएगा, 2.5 आएगा। तो आप इनको इस जो अपने जो निकाले हैं उससे देखिए बिल्कुल ये मैच कर रहा है। तो अगर इतनी बड़ी कैलकुलेशंस अपन वहां एग्जाम में करेंगे, इतना टाइम वेस्ट करेंगे तो शायद मूर्खता होगी, अपन पीछे रह जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें इस ट्रिक से डायरेक्ट इनके बॉन्ड ऑर्डर डिसाइड करने हैं। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा होगा, है ना, तो अगर इन तीनों में देखें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, सबसे ज्यादा है O2 प्लस का। तो O2 प्लस का अगर बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी, सबसे क्या होगी, कम होगी। उसके बाद में बॉन्ड ऑर्डर किसका है, O2 का, तो इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी ज्यादा होगी। और सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है, O2 माइनस का है, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसके अनुसार हमारा जो क्रम है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छा। दूसरा क्या पूछ सकता है कि बंद क्रम जो है वो स्थायित्व के समानुपाती भी होता है। अगर जिस अणु का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो उसका स्थायित्व भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर आपसे स्थायित्व का क्रम पूछ लेता तो आप यहां से स्थायित्व का क्रम भी बता सकते थे कि साहब जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है उसका स्थायित्व भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तीसरी बात आपसे यहां पे क्या पूछ सकता है, इनमें से कौन सा जो है अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा और कौन सा प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। जिसमें नंबर ऑफ एन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो अनुचुंबकीय गुण दर्शाएंगे। जैसे O2 की बात करें, O2 में 2 एन पेयर इलेक्ट्रॉन है प्रतिबंधित आणविक कक्षक में, देखो ठीक है, एक यहां पे रहा, एक यहां पे रहा, इसलिए ये अनुचुंबकीय है O2 अणु। ठीक है, अगर O2 प्लस अणु की बात करें तो O2 प्लस अणु में क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, फिर भी उसमें एक एन पेयर इलेक्ट्रॉन बचेगा तो वो भी अनुचुंबकीय होगा। O2 माइनस की बात करें तो यहां पेयर हो जाएंगे लेकिन इसका एक ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर बच जाएगा, इसलिए वो भी कैसा होगा, अनुचुंबकीय अणु होगा। यानी कि ये जो तीनों अणु है ना, ये अनुचुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हाँ O2-2 जो है वो प्रतिचुंबकीय होगा क्योंकि वहां O2-2 आते ही 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक यहां जाएगा, एक यहां जाएगा, फिर ये पीच जो प्रतिबंधित आणविक कक्षक है ये पूरे भर जाएंगे और अब अणु जो है प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही एक अच्छा गुण है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और तीनों ये कैसे हैं, तीनों जो है यहाँ पे कैसे हैं, अनुचुंबकीय है, यानी कि पैरामैग्नेटिक है। ये कैसे हैं, ये सारे के सारे पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इनके अंदर हमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपना हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, अणुचुंबक तो गुण दर्शाया जाता है। अभी अपन चर्चा करें जिसके अंदर नंबर ऑफ एनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो वो अनुचुंबकीय गुण दर्शाएगा। तो क्या युग्मित इलेक्ट्रॉन दर्शाते हैं, नहीं साहब, युग्मित इलेक्ट्रॉन तो प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी दर्शाते हैं ये। ठीक है, अच्छा, पूर्ण भर इलेक्ट्रॉन प्रकोष्ठ द्वारा नहीं, ये भी प्रतिचुंबकीय दर्शाएंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा जो है अनुचुंबक तो यानी कि पैरामैग्नेटिक का गुण दर्शाया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब लगा है C2 का बंध क्रम क्या है। C2 जिसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है 12 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो एक तो अपन MOT के अनुसार निकाले, क्या कैसे निकालेंगे कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, माइनस क्या करेंगे, एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बटा में क्या कर दोगे, 2 कर देंगे। एक तो ये है, एक ट्रिक से है। ठीक है ना, जैसे अपने अभी ट्रिक से बात की थी, पिछले ट्रिक से बात की थी कि जिसमें देखो अभी देखो 12 इलेक्ट्रॉन है तो 12 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना आना चाहिए, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे अनुसार इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा।
तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन अगर एमओटी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके देखें तो कार्बन तक यानी कि नाइट्रोजन तक जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, फिर अपने क्या लिखेंगे उसके बाद में, अब आएगा सिग्मा पाई 2px बराबर पाई 2py। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, अच्छा 12 इलेक्ट्रॉन भरने इसमें। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 2 2 4 और आपके 2 6 2 8, माइनस एंटीबॉडी कितने, 2 2 4, बट्टा में क्या करोगे 2, तो कितना आ जाए 4/2, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया इसका, 2 आ गया। तो वैसे भी इसको निकाल सकते हैं आप। इसकी व्याख्या भी देखो इस टाइप से दे रखी है ना, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2। बंदी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 है। प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ताराकित वाले कितने, 4 है। ट्रिक आपको पीछे बता रखी है। ठीक है, और C2 जो है वाष्प अवस्था में प्रतिचुंबकीय होता है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे क्या है, प्रतिचुंबकीय यानी कि स्पेयर्ड है, इसलिए कैसा होता है ये डाइमैग्नेटिक होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें ध्रुवीय और अध्रुवीय यानी कि सहसंयोजक बंध उपस्थित है। अब देखो ध्रुवीय कहां पे होगा, ध्रुवीय वहां होगा जहां परमाणुओं की विद्युत ऋणता ईएन में अंतर हो। ठीक है, वहां कैसा बॉन्ड होगा, ध्रुवीय बंध होगा। अध्रुवीय बंध कहां पे होगा, अध्रुवीय बंध वहां पे होगा जहां परमाणुओं की, ठीक है, ईएन विद्युत ऋणता जो है वो क्या हो, बराबर हो या लगभग क्या हो, समान हो। तो वहां कैसी कंडीशन आएगी, अध्रुवीयता कंडीशन आएगी। ठीक है, अब देखो CH4 में देखें तो CH4 में कार्बन हाइड्रोजन की ईएन लगभग क्या होती है, सेम होती है, इसलिए सारे के सारे बॉन्ड यहां पे कैसे होंगे, नॉन पोलर बॉन्ड होंगे। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड में देखिए तो इस नाइट्रोजन और अमोनियम, यहां इन दोनों के बीच में आपको पता है कि ऐसा एक अमोनियम आयन बनेगा, HCl आयन बनेगा, तो यहां पे तो आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता में काफी अंतर होता है, इसलिए यहां पे भी कैसा होगा, ध्रुवीय बंध होगा। ठीक है, तो यहां पे ध्रुवीय बंध होंगे, अध्रुवीय बंध यहां पे नहीं होंगे। HCl में बात करें तो वही सेम बात है, H+ और Cl- बनेगा, तो यहां पे भी आयनिक बॉन्ड है। और दूसरी बात है कि कार्बन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इन सब की विद्युत ऋणता में क्या होता है, अंतर होता है, इसलिए यहां पर भी पोलर बॉन्ड होंगे। H2O2 की स्ट्रक्चर की बात करें तो H2O2 की स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है। ठीक है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसमें ये जो बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड है, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, इसलिए इस पे नेगेटिव आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसी टाइप से यहां भी नेगेटिव आ जाएगा और यहां भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन यहां देखो इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या है, समान है, इसलिए यहां पर कोई चार्ज नहीं आएगा, इसलिए ये कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। तो H2O2 एक ऐसा अणु है जिसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों प्रकार के कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा साहब, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा कुछ और सहसंयोजक बंध के बारे में भी चर्चा कर रखी है कि निर्माण कैसे होता है सहसंयोजक का, परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन के साझे से बंध का निर्माण होता है। यदि बाह्यतम कोश कक्षक खाली है तो सहसंयोजक बंध उत्तेजित अवस्था में बनते हैं, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में बनते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को जो है लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में ले जाकर के वहां सहसंयोजक बंध का निर्माण किया जाता है। सहसंयोजक ठोस Al एल्यूमिनियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड और Si2 सिलिका जो है, ये किसके एग्जांपल है, ये सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस भी इनको कहा जाता है। आणविक ठोस के एग्जांपल कौन है, आयोडीन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आयोनिक ठोस के क्या एग्जांपल है। सहसंयोजक बंध दिशात्मक होते हैं, अतः ये समावितता प्रदर्शित करते हैं, यानी कि डायरेक्शनल होते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह XeF2 में संकरण क्या है, तो वही सेम बात है। XeF2 में अगर अपन चर्चा करेंगे तो सबसे पहले सेंट्रल एटम यहाँ पे कौन हो गया, जिनोन। जिनोन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8। 8 में से 2 फ्लोरीन जुड़ेगी साहब, तो ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे करके इसके 2 इलेक्ट्रॉन से तो क्या कर लेगी, शेयरिंग कर लेगी, 2 चले जाएंगे तो पीछे कितने बचाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन बचाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से 2 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन से कितने लोन पेयर बनेंगे साहब, 3 लोन पेयर बनेंगे और 2 सिग्मा, टोटल कितने मॉलिक्यूल्स बन गए, सॉरी एटम्स बन गए, हाइब्रिड्स 5 बन गए। तो 5 का क्या होगा, 5 का होगा sp3d होगा, तो इसका संकरण कैसा होगा साहब, sp3d संकरण होगा। अब इसकी आकृति कैसी होगी, तो इसमें अगर देखें तो ये जिनोन 2 फ्लोरीन एक दूसरे से ऐसे
है ना, 180 डिग्री कोण पे रहेंगे ताकि इनके बीच रिपल्सन कम हो, और प्रत्येक जो लोन पेयर है ये एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर रहेंगे ताकि इनके बीच का रिपल्सन क्या हो, मिनिमम हो। इसलिए इसकी आकृति कैसी होती है, लीनियर होती है। तो आठवें का आंसर क्या हो जाएगा, आठवें का आंसर हो जाएगा 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको संकर्ण निकालना आता होगा, या नहीं आता है तो आपने मेरी जो बात मैं आपको बता रहा हूं वो आपने समझ ली होगी भी, कैसे संकर्ण निकालेंगे और कैसे आकृति डिसाइड करेंगे। आकृति जब भी डिसाइड करें तो आपको क्या करना है, आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर उनको इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि उनके बीच का रिपल्सन सबसे कम हो, और रिपल्सन सबसे कम होगा तभी तो अणु का स्थायित्व सबसे ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9, हीरे में बंद प्रकृति, हीरा जो कि कार्बन का एक अपर रूप होता है, ठीक है, और उसमें संकरण पाया जाता है sp3, और sp3 में आपको पता है कि हीरे में कैसा बंध पाया जाता है, सहसंयोजक बंध पाया जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। यौगिक जिसके केंद्रीय परमाणु में एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म और 3 बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है, मतलब एक तो लोन पेयर है और 3 क्या है, बंधित इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 सिग्मा है। तो किसमें है, अगर बात करें H2S में, तो H2S में सल्फर जो है इसके अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे, पीछे क्या बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए और 2 सिग्मा बच गए। 4 इलेक्ट्रॉन से क्या बनेंगे, 2 लोन पेयर बनेंगे साहब, तो H2S में तो नहीं हो सकता, ठीक है। AlCl3 की बात करें तो एल्यूमिनियम के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों में तीनों क्लोरीन जुड़ जाएगी, तो सीधी सी बात है यहां पर लोन पेयर तो 0 बचेंगे और 3 क्या बनेंगे, सिग्मा बनेंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में नाइट्रोजन के अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जोड़ लेगी तो पीछे 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे और 3 सिग्मा बन जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बन गया, 1 लोन पेयर बन गया और 3 क्या बन गया, सिग्मा बन गया। टोटल कितने हो जाएंगे, sp3 संकरण हो जाएगा। sp3 संकरण होते हैं, इसकी आकृति कैसी होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, लेकिन एक लोन पेयर आने की वजह से इसकी आकृति जो है वो पिरामिडल हो जाती है इस टाइप से। एक ही इस पे क्या आ गया, लोन पेयर आ गया, इसकी आकृति कैसी हो जाती है, पिरामिडीय हो जाती है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, इसका 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। केमिस्ट 2011 में पूछा गया एक सिंपल सा प्रश्न है, प्रश्न वापस घूम फिर के इन्हीं से आना है, बस लैंग्वेज चेंज कर देंगे, एग्जांपल्स के पैटर्न चेंज कर देंगे, बाकी क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे आना है। तो हमें हर कंसेप्ट तैयार होना चाहिए। अमोनिया PtCl4-2 PCl5 और BCl3 में केंद्रीय परमाणु का संकरण है। अमोनिया में अभी अपन चर्चा करके आए कि अमोनिया में संकरण कैसा होगा, sp3 होगा। बस ये एक ही एग्जांपल है, तो आंसर क्या हो गया, 2 नंबर हो गया। ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आप जब करें ना, अगर ऐसा आपको मिलता है तो आप इन पे बाकी के निकालने का आपको कोई आवश्यकता नहीं है, तुरंत आप कर दीजिए करो, टाइम बचाना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अपन तो यहाँ पर देखिए तो निकाल के बिल्कुल देखिए, अगर देखिए PtCl4 की बात करें तो PtCl4-2 ये कोवलेंट कंपाउंड, सॉरी आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो यहाँ पे प्लेटिनम क्या है, +2 स्टेट के अंदर है, और 4 है चतुर्थफली के, चतुर्थफली की तो सीधी सी बात है इसके अंदर संकरण कैसा होगा, DsP2 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है, तो इसमें संकरण कैसा होगा, DsP2 होगा। उसके बाद में PCl5, PCl5 में सेंट्रल एटम कौन है, फॉस्फोरस है। PCl5 में देखिए तो सेंट्रल एटम कौन है, फास्फोरस। फास्फोरस के पास कितने, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, सिग्मा बना लेंगे, क्योंकि 5 क्लोरीन है, तो यहाँ पे 0 तो लोन बच गए और 5 क्या बच गए, सिग्मा, तो 5 सिग्मा आ जाएंगे, तो संकरण कैसे आएगा, sp3d संकरण आएगा। तो sp3d या dsp3 एक ही बात है, इसको कैसे भी लिख सकते हैं, तो sp3d आएगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और BCl3 में चर्चा करें तो BCl3 में देखो तो बोरोन में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट सेल में, और तीनों क्लोरीन से क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, तो पीछे 0 लोन पेयर बच जाएंगे और 3 सिग्मा बन जाएंगे। 3 सिग्मा से टोटल क्या हो जाएंगे, 3 संकृत कक्षक बनेंगे। 3 संकृत कक्षक का संकरण कैसा होगा, sp2 होगा। आकृति कैसी होगी, त्रिकोणीय समतलीय से आकृति होगी, तो इसका संकरण कैसा हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये अपने को बार बार ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस तो अपने करनी है ताकि किसी प्रकार की समस्या हमें आगे न आए। हाइड्रोजन परमाणु पर संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये किसने दी थी, ये हिटलर और लंदन ने दी थी। पाउलिंग ने ईएन के बारे में बात की थी। फजांस ने जो है आयनिक यौगिक में जो है ध्रुवणता से सहसंयोजी लक्षण के उत्पन्न होने के बारे में बात की थी। बोर्न और हेबर जो है ये लेटिस एनर्जी या किसी क्रिस्टल के निर्माण से संबंधित मुक्त ऊर्जा से संबंधित है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2 नंबर आंसर हो जाएगा। अब इसमें व्याख्या भी लिख के रखिए कि संयोजकता बंध सिद्धांत सहसंयोजक बंध निर्माण समझाने के लिए दिया गया था, जिसके अनुसार 2 परमाणुओं के अर्धपूरित संयोजी कक्षकों के मध्य अतिव्यापन से सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। संकरण की अवधारणा पोलिंग द्वारा दी गई थी और पोलिंग ने विद्युत ऋणता के बारे में बताया था।
द्वारा एक अणु में सहिष्णु बंधों की समान प्रकृति की व्याख्या करने के लिए दी गई थी। भी समान प्रकृति बंध कैसे होते हैं, ये संकरण के द्वारा पोलिंग ने बताया था। संयुक्ता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिशत सिद्धांत सिज्विक और पावेल ने दिया था। बंध की ध्रुवता में विस्तार को नापने के लिए पोलिंग ने द्विध्रुव आघूर्ण का सिद्धांत भी दिया था। भी किस प्रकार बंध में ध्रुवता उत्पन्न होती है, अगर उसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 है तो बंध में ध्रुवता नहीं होगी, अध्रुवीय होगा, और द्विध्रुव आघूर्ण अगर उसका शून्य नहीं है तो बंध में ध्रुवता उत्पन्न होगी। आणविक कक्षक सिद्धांत हुंड और मुलिकन ने दिया था, जिनके अनुसार परमाणु कक्षक जो है ये आपस में सहयोग करते हैं और आपस में मिश्रित होकर के अणु कक्षक का निर्माण करते हैं। इस दौरान परमाणु कक्षक अपनी जो है मूल आकृति खो देते हैं और नए कक्षक का निर्माण करते हैं। तो ये सारी बातें मेन बातें जो एनसीईआरटी के वो इस प्रकार व्याख्या के रूप में आपको यहां पे लिखी हुई मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है He+2 हेतु इलेक्ट्रॉन विन्यास और बंध क्रम कैसा है। He2+ है ना, तो मतलब अगर He2+ की बात करें तो He2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। तो आप यहाँ पे कितने बच गए, 3 बच गए। 3 के लिए क्या लिखेंगे, σ1s2 σ*1s1 लिखेंगे। ठीक है, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बटा में क्या करोगे, 2 1/2, यानी इसका बंध क्रम कितना आएगा, 0.5 आएगा। ठीक है, तो सिग्मा ये आंसर इसका हो जाएगा, 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये स्कूल लेक्चर 2013 में पूछा गया एक सिंपल सा पर्सन है। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के भी हमने आपको जो है यहां बता रखा है एमओटी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर नाइट्रोजन तक लिखना है तो आप इस क्रम की पालना करेंगे, और नाइट्रोजन से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले अणुओं के लिए लिखना है तो आप इस क्रम की पालना करेंगे, है ना। बस यहाँ पे क्या है, यहाँ सिग्मा जो 2pz है वो इनके बाद आ रहा है π2px और π2py के, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, देखो ये पहले आ रहा है, बाकी सेम कंडीशन यहाँ पे है। बस इतना सा इनमें डिफरेंस है, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14, अबंध कोटि किससे संबंधित है, अबंध लंबाई से। बिल्कुल, बंध कोण के अबंध लंबाई के व्युत्क्रमणपाती है या बंध सामर्थ्य के लिए व्युत्क्रमणपाती है। तो देखो, अगर अबंध कोटि की बात करें यानी कि बंध क्रम की बात करें, अबंध कोटि कहते हो या बॉन्ड ऑर्डर कहते हो, बात है बंध क्रम जो होता है ये बंध लंबाई के तो व्युत्क्रमणपाती होता है। अगर नहीं बंध लंबाई ज्यादा होगी तो बंध क्रम क्या होगा, कम होगा। और सहचव के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, और बंध क्रम जो है बॉन्ड ऑर्डर जो है ये बंध सामर्थ्य की भी क्या होता है, समानुपाती होता है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बंध सामर्थ्य भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि अबंध कोटि किससे संबंधित है, तो अगर इसमें देखें अबंध लंबाई के साथ संबंधित है, लेकिन कैसे वो बात अच्छी तरह बता रहा है तीसरा ऑप्शन, ये अबंध लंबाई के व्युत्क्रमणपाती होती है। ये बात बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बंध सामर्थ्य के व्युत्क्रमणपाती होती है, नहीं साहब, बंध सामर्थ्य के तो समानुपाती होती है। ठीक है, ये आप कंसेप्ट जो है यहां पे उतार सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बिन के कार्बन में असहभाजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो कार्बिन जिसको अपन डाइक्लोरोकार्बिन जैसे अपन आपको पता है कि इस टाइप से लिखते हैं, तो इसमें जो है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन वैसे ऑर्गेनिक होना चाहिए था, यहां गलती से ये टाइप हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16, अनुचुंबकीय नहीं है, इनमें से कौन सा जो है डाइमैग्नेटिक नहीं है। ठीक है, तो अगर इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, जैसे सबसे पहले देखें सीरियम+3 की बात करें, तो सीरियम जो है आपको पता है कि इसका इलेक्ट्रॉन जो है जेड कितना होता है, इसका 58 होता है, एटॉमिक नंबर होता है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो ये जिनोन तक सेम रहेगा, और ये आएगा आपके 4f1 आएगा। ये एक टाइप का क्या लेंथेनाइड है, तो इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन है एन पेयर, तो ये तो अनुचुंबकीय होगा। सीरियम+3 के बाद में जो है प्रेजियोडाइमियम, प्रेजियोडाइमियम में अगर देखें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 59 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, इसका आएगा जिनोन 4f3 इसका आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए नियोडाइमियम+3, तो नियोडाइमियम+3 जिसका एटॉमिक नंबर 60 है, अगर इसका देखें तो इसका भी क्या आएगा, जिनोन 4f3 इसमें भी आएगा। ठीक है, एक मिनट इसमें एक मिनट फोन आ रहा है थोड़ा सा। हाँ
हाँ जी। अच्छा, सीरियम हो गया, प्रोमिथियम सॉरी प्रेजुडाइमियम 4F सॉरी 2 होगा यहाँ पे, ठीक है ना, 4F 2 होगा। और इसका क्या होगा 4F 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एन पेयर कितने हो गए, एन पेयर हो गए 2, और यहाँ पे एन पेयर कितने हो गए 3, और यहाँ पे कितने हो गए 1 हो गया। चौथा जो ऑप्शन है वो है ल्यूटेशियम, ल्यूटेशियम +3, जिसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 71 हो जो होता है, ठीक है। इसमें अगर देखें तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या आएगा, ज़ीनॉन 4F14 आएगा। तो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 0 होंगे, क्योंकि एफ के अंदर 7 ऑर्बिट होते हैं एफ उपकोष में, और सातों में 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो सारे सारे क्या होंगे, पेयर होंगे। तो ये कह रहा है कि अनुचुंबकीय इनमें से कौन सा नहीं है, वो ल्यूटेशियम +3 जो है ये अनुचुंबकीय नहीं है, क्योंकि इसमें जो एफ उपकोष है वो पूर्ण पूरित भरा हुआ है, फुल फील्ड भरा हुआ है। तो ये सारे सारे क्या है, ये सारे सारे लेंथेनॉइड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये इसकी व्याख्या भी दे रखी है, इससे कैसे लिख रखा, अच्छा ये 2 बार लिख दिया, इसकी व्याख्या में गड़बड़ कर दी उन्होंने लिखने में। ये ठीक है, ये ठीक है, ये यहाँ पे +4F2 है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान करना इसको। अच्छा इसमें सीरियम नहीं लिखा, तो सीरियम +3 क्या होगा, सीरियम +3 होगा ज़ीनॉन, शायद बुक में तो सही लिखा हुआ ये 4F1 होगा, ठीक है। ल्यूटेशियम +3 में एग्नी इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, इस प्रकार ये कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। बाकी बुक में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अच्छा बुक में प्रेजुडाइमियम का 4F3 लिखा हुआ है ना, 4F3 नहीं होगा, ये कैसा होगा 4F2 होगा, ध्यान रखना ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये आइए, प्रतिचुंबकीय आयन कौन सा है, तो प्रतिचुंबकीय आयन अगर देखें तो टाइटेनियम है, वेनेडियम +3 है, क्रोमियम +3 है, कॉपर +2 है। तो प्रतिचुंबकीय आयन कौन सा होगा, जिसमें सारे सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पेयर्ड होंगे, ठीक है। तो अगर टाइटेनियम की बात करें, टाइटेनियम जिसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कितना होता है, 22 होता है, तो इसका क्या आएगा, एटॉमिक नंबर 22 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लेके तो आर्गन तो सेम आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा 3D0 4s0, है ना, क्योंकि इसका 4s2 3D2 होता है, तो 4+4 करना है तो दोनों ये s की भी निकालने पड़ेंगे और d की भी निकालने पड़ेंगे। तो यहां सारे सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है, इसलिए ये कैसा होगा, डाइमैग्नेटिक होगा, यानी कि प्रतिचुंबकीय होगा। अगर बात करें वेनेडियम +3 की, तो वेनेडियम 23 है ना, इसका क्या होगा, इसका होगा AR, ठीक है। AR क्या लिखोगे आप, 3D3 4s2 +3 करोगे तो 2 यहां से चला जाएंगे, 1 यहां से पीछे कितना बच जाएंगे, 3D2 बच जाएगा, और 3D2 बच जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पे 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये कैसा होगा, ये अनुचुंबकीय होगा। इसी प्रकार क्रोमियम +3 की बात करें, क्रोमियम +3 में क्या आएगा, इसका क्रोमियम +3 का आएगा, सॉरी रेडॉन ऑर्गन 3D3 4s0 तक आएगा, ठीक है। और कॉपर +2 की बात करें तो कॉपर +2 में क्या आएगा, 3D9 4s0 इसमें जो है आएगा, ठीक है। तो यहां अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा बचेंगे, इसलिए ये अनुचुंबकीय होंगे 3 तो, और ये कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। क्वेश्चन, अच्छा ये इसकी व्याख्या भी दे रखी है, देखो सीधा क्वेश्चन, किसमें ओ बंद प्रबल बंद है ना, तो बंद सामर्थ्य जो होती है वो बंद क्रम के क्या होती है, समानुपाती होती है। बंद सामर्थ्य जो होती है वो बंद क्रम के क्या होती है साहब, समानुपाती होती है, यानी कि जिसका बंद क्रम ज्यादा होगा उसकी बंद सामर्थ्य भी क्या होगी, ज्यादा होगी। O2 जिसके अंदर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 16 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर कितने हैं साहब, 17 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर कितने हैं 18 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर कितने हैं 15 इलेक्ट्रॉन है ना। तो हमने पढ़ा था कि 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, 15 के लिए क्या होगा 2.5 होगा, 16 के लिए कितना होगा 2 होगा, 17 के लिए 1.5 होगा, 18 के लिए कितना होगा 1 होगा, यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। 17 वाले का कितना होगा साहब, 17 वाले का होगा 1.5 होगा, और O2 + 15 वाले के लिए कितना होगा 2.5 होगा, और 16 के लिए कितना होगा 2 होगा। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर किसका है, सबसे ज्यादा है O2+ का, इसीलिए इसकी बंद सामर्थ्य क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 3 नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये ट्रिक अपने को ध्यान में रहनी चाहिए, ये आपके क्वेश्चन की स्पीड को बढ़ा देगी। ये ट्रिक हमने बुक में भी दे रखी है। XeOF4 में जिनोन की संकरण अवस्था और आकृति कैसी होगी, तो अगर बात करें XeOF4, तो अगर इसमें देखें जिनोन जो है अगर सेंट्रल एटम है तो ये 8 इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि आउटर मोस्ट सेल में रखता है। इन 8 इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन जुड़ेगी, ये तो क्या करेगी अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगी और 2 इलेक्ट्रॉन इसके काम ले लेगी। 4 फ्लोरीन जुड़ेगी तो प्रत्येक फ्लोरीन क्या करेगी, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है अपना काम में लेगी, और एक एक इलेक्ट्रॉन किसका काम में लेगी साहब, जिनोन का काम में लेगी। तो इस प्रकार इसके 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काम आ जाएंगे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इसके काम आ जाएंगे, है ना। पीछे कितने बच जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, और
सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे साहब इसमें, देखो 1 2 3 4 1 5 इसमें क्या बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या बन जाएगा, 1 लोन पेयर बन जाएगा और 5 सिग्मा, टोटल कितने संकृत कक्षक बनेंगे, 6 संकृत कक्षक के लिए संकरण क्या होगा, sp3d2 या d2sp3, अपने कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका संकरण तो क्या होगा, sp3d2 होगा। अब इसकी आकृति कैसी होगी, इसकी आकृति देखें तो अगर इनमें एक लोन पेयर है और 5 सिग्मा बॉन्ड है तो इसकी आकृति इस टाइप से होगी कि जिनोन जो है इसमें 4 फ्लोरीन है, ये चारों फ्लोरीन जो है अपने अधिकतम कोण के आधार पे एक वर्ग के चारों कोनों पे स्थित हो जाएगी। ठीक है, चारों कोणों पे स्थित हो जाएगी। अब पीछे एक कोण बच गया साहब, एक बच गई ऑक्सीजन, वो डबल बॉन्ड से ऐसे हो जाएगी और एक कोण बच गया लोन पेयर, ये ऐसे स्थित हो जाएगा। तो इसकी आकृति वर्गाकार पिरामिडीय हो जाएगी। तो वर्गाकार पिरामिडीय कौन सा ऑप्शन है, 2 नंबर इसका ऑप्शन है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2 नंबर आंसर हो जाएगा। तो देखो ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, सेकंड ग्रेड 2011 में है, फिर टीएसपी स्पेशल एजुकेशन 2019 में है, केमिस्ट्री 2021 में भी आया है। ICl2 में आयोडीन की संकरण अवस्था क्या है, तो अगर बात करें ICl2-, ठीक है, तो हम इसमें आयोडीन को सेंट्रल एटम माने तो आयोडीन में आपको पता है कि अंतिम कोश के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और -1 है तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, तो आप टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन में 2 क्लोरीन जुड़ेगी, तो प्रत्येक क्लोरीन जुड़ने के लिए आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या करती है, काम में लेती है। ठीक है, यानी कि 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो पीछे कितने बच गए, 6 इलेक्ट्रॉन बच गए और 2 यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन से कितने लोन पेयर बनेंगे साहब, 3 लोन पेयर बनेंगे और 2 सिग्मा, तो टोटल कितने संकृत कक्षक बनेंगे, 5, और 5 संकृत कक्षक बनते हैं। आकृति कैसी, संकरण कैसा होगा, sp3d। ठीक है, तो संकरण कैसा होगा, sp3d संकरण होगा। ठीक है, अब ये इसकी आकृति की बात करें तो वही सेम बात है, आयोडीन है, 2 क्लोरीन है, ये 2 क्लोरीन होगी, 3 लोन पेयर है, तो इस टाइप से ये 3 लोन पेयर ऐसे हो जाएंगे इसमें। ठीक है, इसकी आकृति भी लगभग कैसी होगी, रेखीय आकृति होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह बंद लंबाई, स्थायित्व और बंद क्रम में संबंध क्या है। बार बार अपन चर्चा कर चुके हैं कि जो बंद क्रम है, ठीक है, बंद क्रम जो है वो समानुपाती होता है स्थायित्व के। ठीक है, समानुपाती होता है बंद सामर्थ्य के। ठीक है, ये बात आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए। और बंद क्रम और बंद लंबाई में संबंध क्या होता है कि बंद लंबाई जो होती है वो बंद क्रम के वायुत क्रमानुपाती होती है। तो अपन क्या कहेंगे कि बंद लंबाई बंद क्रम के समानुपाती, गलत बात। स्थायित्व बंद क्रम के विकर्णपाती, गलत बात। स्थायित्व बंद क्रम के समानुपाती, ये बात सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका साहब, 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 21 का आंसर हो जाएगा, कितना नंबर, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में और भी जो बातें इंपॉर्टेंट है वो बातें हमने यहाँ पे लिख करके बता रखी है कि बंद क्रम के अनुप्रयोग। बंद क्रम किसी अणु में उपस्थित सहसंयोजक बंधों की संख्या बताती है, उसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। किसी अणु में यदि प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या बंदी इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक है, यानी कि इसकी संख्या जो है इससे ज्यादा है या इसके बराबर है, ठीक है, तो अणु अस्थायी होगा और अणु का अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि उस समय अगर बराबर है तो 0 आ जाएगा और ज्यादा है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा है, एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या है, बॉन्डेड से ज्यादा है, तो बंद क्रम नेगेटिव आएगा और ऐसा कभी संभव नहीं होगा। किसी अणु में यदि बंदी इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉन से अधिक है, यानी कि एंटी बॉन्डेड की जो है बॉन्डेड की संख्या जो है एंटी बॉन्डेड से क्या है, ज्यादा है, ठीक है, तो अणु स्थायी होगा और अणु का निर्माण होगा। बंद क्रम समानुपाती होता है स्थायित्व के, समानुपाती होता है बंद वियोजन ऊर्जा के, और समानुपाती व्यतिक्रमानुपाती होता है बॉन्ड लेंथ की होता है। तो ये सारी बातें एक ही इस फॉर्मूले में आपको यहाँ पे कवर करवा देगी। क्वेश्चन नंबर 22, किसका चुंबकीय आवरण 7.94 बोर मैग्नेट्रॉन है। तो चुंबकीय आवरण निकालने के फॉर्मूला क्या होता है, म्यू बराबर होता है n इंटू n प्लस 2 होता है। n यहाँ पे क्या होते हैं, n होता है यहाँ पे साहब नंबर ऑफ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, संख्या होती है। ठीक है, अगर बात करें यूरोपियम प्लस 3 की, तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, जिनॉन 4f6 आएगा, 4f6 आएगा, तो सीधी सी बात है इसमें नंबर ऑफ एंड कितने होंगे, 6 होंगे। गैडोलिनियम प्लस 3 की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आएगा जिनॉन 4f7 आएगा, यानी कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7 होंगे। और अगला जो है नियोडायमियम प्लस 3 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, जिनॉन 4f3 आएगा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 होंगे। और सीरियम प्लस 3 की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आएगा जिनॉन 4f1 आएगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 होंगे। ठीक है, तो अब अगर इसमें देखें तो किसका 7.94 है, तो लगभग जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 होंगे, है ना, 7 प्लस 2, तो ये कितना हो गया, ये आएगा लगभग आपका 7 इंटू 9 यानी कि 63। इसको सोल्व करेंगे तो लगभग कितना आएगा, 7.94 आएगा, क्योंकि 8 का जो है अंडर रूट कितना होता है, लगभग 64 का अंडर रूट लगभग कितना होता है, 8 होता है।
इसलिए थ्रस्टर का क्या है, लगभग 7.94 आएगा। वो कौन होगा, वो गैडोलिनियम +3 होगा। आंसर इसका जो है 2 नंबर आंसर हो जाएगा। ये बात इसमें पूरी व्याख्या के रूप में भी लिख रखी है। फिर कह रहा है कौन सा जोड़ा CO2 से आकृतिक समानता रखता है ना। CO2 की बात करें तो CO2 जो है ये आकृति में कैसी होती है, लीनियर होती है। तो इनमें से कौन सा जोड़ा जो है लीनियर होता है, तो जैसे HgCl2 है ये बिल्कुल लीनियर होता है, ठीक है। और C2H2 जो है ये भी कैसा होता है, ये भी साफ जो है लीनियर होता है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। HgCl2 लीनियर होता है, लेकिन SnCl4 जो है ये sp3 से संकरण रखता है। तो इसका तो कैसे होगा, ये तो चतुष्फलकीय होगा, क्योंकि इसमें संकरण कैसा होता है, sp3 होता है। C2H2 ये लीनियर होगा, लेकिन NO2 आपको पता है कि NO2 इस टाइप से कैसा होता है, ये NO2 जो है इस टाइप से कोणीय होता है। तो ये इन दोनों की आकृति सेम नहीं होगी। N2O और NO2 ये कोणीय होता है, और N2O जो है ना, ये आपका जो है ये आकृति इससे समानता नहीं रखता है। इसका मतलब ये भी दोनों समाकृति के नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, NO2 में NO बंधों का बंध क्रम क्या है। देखो हमारे सिलेबस में वैसे समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणुओं के जो है बंध क्रम की बात की गई है, लेकिन जैसे इसमें स्कूल लेक्चर 2011 में पूछ रखा है, तो अगर बहुपरमाणुक नाभिक आ जाए, ठीक है, अणु आ जाए, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। तो बहुपरमाणु के लिए अपन बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक ट्रिक भी मैंने दे रखी है, बुक में भी दे रखी है कि इनका बॉन्ड ऑर्डर इस टाइप से निकालेंगे। आप कैसे निकालोगे, आप ऐसे निकालोगे कि बहुपरमाणु अणु में कुल बंध कितने हैं, कुल बंधों की संख्या, बॉन्ड ऑर्डर टोटल बॉन्ड कितने हैं, बटा में अनुनादी संरचनाओं की, वो कितनी अनुनादी संरचना बनाता है उसके अनुनादी संरचना की संख्या, ठीक है। तो अगर बात करें NO2 में, NO2 माइनस में बात करें तो नाइट्रोजन में इस टाइप से एक ऑक्सीजन रहता है, इस पे माइनस चार्ज रहता है। तो इसकी एक तो बॉन्ड और स्ट्रक्चर ये संभव है, और दूसरी इसकी इस टाइप से संभव है, ठीक है। यानी कि इसकी 2 ही अनुनादी संरचनाएं संभव है। तो नीचे वाला मान तो कितना हो गया, इसका 2 हो गया। टोटल बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 और 3 हो गए। तो 3/2 करो कितना आएगा, 1.5 आएगा। यानी कि आंसर नंबर इसका कितना हो जाएगा साहब, 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुपरमाणुक अणुओं की बंध जो है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक ट्रिक है। ClF3 में संकरण क्या है, इसका अपन अभी निकाल के ClF3 का संकरण पीछे क्वेश्चन में करके हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करेंगे। इसका संकरण हमने क्या निकाला था, क्या था, sp3d संकरण इसका आया था। इसकी आकृति भी बड़ी थी, टी शेप आकृति होती है, और बॉन्ड एंगल जो है लगभग 87.6 डिग्री इसका होता है। किसमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण है ना। स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण मतलब जिसमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं है, ठीक है। अगर बात करें BF3 की, तो BF3 इस टाइप से ऐसा अणु होता है। तो इसमें अगर अपने डाइपोल मोमेंट निकालें इसका, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपको पता है कि लेस n2 मोर n होती है, लेस n2 मोर n होता है। तो इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे होगा, इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे होगा। तो इन दोनों का परिणामी यहाँ पर बीच में आएगा। इसका डाइपोल मोमेंट कैसे होगा, ऐसा आएगा। तो ये जो परिणामी डाइपोल मोमेंट है, ये इसके डाइपोल मोमेंट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, 0 होगा। SiF4 की बात करें तो SiF4 में चारों फ्लोरीन परमाणु जो है इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इसकी डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन इसकी ऐसे होगी, इसकी ऐसे होगी, इसकी ऐसे होगी, और इसकी ऐसे होगी। तो ये दोनों आपस में कैंसिल कर देंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल कर देंगे। इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट भी कितना होगा साहब, 0 होगा, ठीक है। SF4 की बात करें तो SF4 में आपको पता है कि SF4 जिसमें सल्फर पे एक तो लोन पेयर है, ठीक है। इसकी जो है शेप कुछ इस प्रकार से होगी सल्फर की, ये सल्फर, इसमें ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, एक फ्लोरीन इसमें ऐसे होगी, एक फ्लोरीन ऐसे होगी, और एक इसमें क्या होगा, ऐसे लोन पेयर होगा। इसका डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे। इसके डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे। इस वाले कैसे होगी, ऐसे, और इस वाले कैसे होगी, ऐसे। ये दोनों तो आपस में कैंसिल कर देंगे। इन दोनों परिणामी किधर आएगा, इधर आएगा। और वैसे डाइपोल मोमेंट क्या होता है, लेस n2 मोर n ऐसे होता है ना। सेंट्रल एटम से किधर होता है, लोन पेयर की ओर होता है। तो SF4 की अगर चर्चा करें अपन, ठीक है, SF4 में अगर चर्चा करें तो इसमें ये जो डाइपोल मोमेंट है ये इसको पूर्णतः 0 नहीं कर पाता, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है, ठीक है। XeF4 की बात करें तो XeF4 यहां देख लेते हैं। XeF4 में क्या होगा, ये जिनोन, ठीक है, 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। तो इसमें देखो इस टाइप से, ये इस टाइप से, ये ऐसे, ये इस टाइप से, ठीक है। ये एक लोन पेयर ऐसे और एक लोन पेयर ये ऐसे। तो इनके लिए डाइपोल मोमेंट ऐसे होगा, इसके लिए ऐसे होगा। तो ये दोनों आपस में कैंसिल कर देंगे। इसके लिए कैसे होगा, लेस n2 मोर n ऐसे होगा। इसके लिए ऐसे होगा तो ये कैंसिल कर देंगे। इसके लिए ऐसे होगा, इसके लिए ऐसे होगा, तो ये भी क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण किसका होगा, SF4 के होगा, ठीक है। अब देखो बात समझने वाले ध्यान से क्या, देखो द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो लेस n2 मोर n होती है, या सेंट्रल एटम टू लोन पेयर होती है, ठीक है। जो भी सममित अणु होता है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 होता है, ठीक है। और असममित अणु का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है।
इनमें अगर देखें तो ये सममित अणु है, ये सममित अणु है, ये सममित अणु है, तो इसलिए इनका डायपोल मोमेंट क्या आ गया, 0 आ गया। लेकिन इसका सममित अणु नहीं है, ये सिमेट्री नहीं लिए हुए, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, ये स्थायी द्विध्रुव आवरण रखता है। इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी व्याख्या हमने अच्छी तरह इसमें दे रखी है। फिर कह रहा है न्यूनतम बंध कोण किसमें है, तो यहां चारों आपको जो अणु दे रखे हैं ये अलग अलग दे रखे हैं। तो अगर इन चारों में अपन ध्यान से देखें, सबसे पहले बात करें NH3 की, तो NH3 में संकरण कैसा आएगा साहब, sp3 आएगा। इसकी आकृति कैसी होती है, पिरामिडीय आकृति होती है। ठीक है, बात करें BeF2 की, इसमें संकरण कैसा आएगा साहब, sp आएगा। लगभग कोण कितना होगा, 180 डिग्री होगा, और आकृति कैसी होगी, रेखीय होगी। H2O की बात करें तो इसमें संकरण sp3 आएगा, लेकिन इसकी आकृति कैसी होगी साहब, कोणीय होगी, क्योंकि इसमें लोन पेयर कितने हैं, इसमें लोन पेयर है 2, इसमें लोन पेयर कितने हैं 0, इसमें लोन पेयर कितने हैं साहब 1। CH4 की बात करें तो ये भी कैसा होगा, ये भी संकरण sp3 होगा, और ये कैसा रखता है, चतुष्फलक रखता है, और इसमें लोन पेयर कितने हैं 0 हैं, तो इसकी आकृति कैसी चतुष्फलकी होगी, और बॉन्ड जो है 109 डिग्री 28 आर्क मिनट होगा। ठीक है, अब जिसमें लोन पेयर सबसे ज्यादा होंगे, है ना, वहां लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा, और लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा, तो इस वजह से, ठीक है, ये लोन पेयर है, जैसे 2 लोन पेयर इसमें, तो ये लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा, तो ये बॉन्ड क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, इसलिए जल के अंदर यहाँ पे बंध कोण क्या होगा, सबसे कम होगा। आंसर कितना हो जाएगा इसका, 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ये इसकी व्याख्या पूरी अच्छी तरह लिख रखी है। 28, निम्न में से वर्ग समतली कौन सा है ना, वर्ग समतली कौन सा होता है, जिसमें संकरण क्या होता है, DsP2 होता है। अगर निकल टेट्राक्लोराइड का संकरण देखें तो इसमें आएगा sp3, तो ये कैसा होगा, चतुष्फलकीय होगा। लेकिन यहां निकल टेट्रासाइनो जो है, इसका संकरण कैसा होगा, DsP2 होगा, क्योंकि यहाँ पे साइनेट जो है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। ये अपने कोऑर्डिनेशन में इसकी बात करेंगे, एक बार इसको आप चाहो तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, सल्फेट जो है ये वर्ग समतली नहीं होता, फॉस्फेट जो है ये वर्ग समतली नहीं होता, क्योंकि अगर सल्फेट की बात करें तो सल्फेट होता है SO4-2, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर से और आगे, टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन आगे, 8 में से 8 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, 8 के 8 क्या कर लेंगे, सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, क्योंकि एक ऑक्सीजन जो है जुड़ने के लिए 2 लेती है, तो 4 कितनी लेगी, 8 लेगी, तो इसमें 0 तो लोन पेयर हो जाएंगे, और 4 क्या हो जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। टोटल कितनी होगा आगे, 4 के लिए इससे संकरण कैसा आ जाएगा, sp3 संकरण आ जाएगा। और sp3 संकरण में आपको पता है कि वर्ग समतली आकृति संभव नहीं होती है। ऐसे इसके अंदर भी क्या आएगा, sp3 संकरण आएगा, उसमें वर्ग समतली आकृति संभव नहीं होगी, तो वो आंसर कौन सा होगा, इसका 2 नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, सर्वाधिक सहसंयोजी सिल्वर हैलाइड क्या है, ये फायंस के नियम पर आधारित क्वेश्चन है ना। भी आयनिक यौगिकों के अंदर अगर ध्रुवणता उत्पन्न होती है ना, क्यों कि जब छोटा धनायन बड़े ऋणायन के पास में आता है, तो छोटे धनायन जो है अपने उच्च आवेश घनत्व के कारण बड़े धनायन का इलेक्ट्रॉन जो अबर होता है उसको विकृत कर देता है, उसको तोड़ देता है, उसको विचलित कर देता है। इस घटना को कहते हैं कि उनके बीच में एक जो है अन्योन्य क्रिया होती है, और उसको ध्रुवणता कहा जाता है, और ध्रुवणता के कारण ही उसमें क्या आते हैं, सहसंयोजी लक्षण आते हैं। तो आयनिक यौगिक में सहसंयोजी जो गुण होते हैं, कोवलेंट कैरेक्टर जो होते हैं, सहसंयोजी जो गुण होते हैं वो समानुपाती होते हैं किसके साथ, ध्रुवणता के अंदर। जितनी अधिक ध्रुवणता आएगी सहसंयोजी लक्षण उतने क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अब ध्रुवणता जो है वो डिपेंड किस पे करती है, ध्रुवणता जो है वो डिपेंड करती है 2 चीजों पे। ठीक है, अगर धनायन का आकार छोटा है तो ध्रुवणता क्या होगी, ज्यादा होगी। धनायन के आकार के तो व्युत्क्रमानुपाती होती है, और ऋणायन के आकार के क्या होती है, समानुपाती होती है। ऋणायन का आकार बड़ा होगा, ध्रुवणता क्या होगी, ज्यादा होगी। दूसरी बात, ध्रुवणता चार्ज पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, अगर धनावेश समानुपाती होगी, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो सीधी सी बात है आकार छोटा होगा, ध्रुवणता क्या होगी, ज्यादा होगी। और समानुपाती किसकी होती है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो सीधी सी बात है आकार बड़ा होगा, ध्रुवणता क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां इन सब में देखें धनायन सब में सेम है। ठीक है, धनायन सब में सेम है, तो अब देखेंगे कि ऋणायन देखेंगे, तो इनमें देखेंगे तो ये सबसे बड़ा ऋणायन है आयोडीन, और सबसे बड़ा ऋणायन है, इस वजह से इसमें ध्रुवणता सबसे ज्यादा आएगी, और इसमें ध्रुवणता सबसे ज्यादा आएगी तो इसके अंदर सहसंयोजी लक्षण भी क्या होंगे, सबसे ज्यादा होंगे। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, पूरा इसकी व्याख्या भी हमने अच्छी तरह इसमें दे रखी है। आयनिक लक्षण की अधिकतम प्रतिशतता किसमें है। ठीक है, तो देखो आयनिक लक्षण की प्रतिशतता जिसको फाइस लिखते हैं वो समानुपाती होती है डेल्टा EN की। जहां विद्युत ऋणता में अंतर सबसे ज्यादा है वहां आयनिक लक्षण में प्रतिशतता भी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। और आपको पता है कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता में अंतर कहां पे होगा, HF में होगा, इसलिए इसी के अंदर आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे, सबसे ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 हो गया।
ठीक है, तो ये अपने आज के 30 क्वेश्चन जो है केमिकल बॉन्डिंग के कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में आगे के 30 क्वेश्चनों के साथ में। आप इनको आगे क्वेश्चनों को पहले पढ़ लीजिए ताकि आपको जब दोबारा आप उनको पढ़ें तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो आज के एपिसोड को अपने यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।